वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स लाइन पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए काज का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन वेट कर रहा था। जी फरमाइए। सर मेरे दो सवाल हैं जी पूछें। कि मैं 2006 में आया था ठीक है। और शादी करके, और उसके बाद ना 2007 में मुझे ना तो वाइफ के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद ठीक है। कोर्ट में फाइन हुआ ठीक है। 250 पाउंड, ठीक है। और अभी 3 साल हो गए हैं ये फाइन को। ठीक है। और क्या मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? टोटल मुझे 5.5 साल हो गए इधर आए हुए। ठीक और है। दूसरा ये कि मैंने सिक्योरिटी का बैज अप्लाई किया हुआ है, क्या वो जो CRB भेजेंगे ठीक है। क्या उस पे लिखा हुआ होगा सारा कि मुझ पे कोई कन्वेंशन है या नहीं? ठीक है, बिल्कुल आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का कंसर्न है, तो बिल्कुल जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका केस कंसीडर करके वो मेजरली पहले यही देखेगा आइदर थ्रू आउट द लास्ट 5 ईयर्स आपका करैक्टर किस तरह का रहा है। अगर तो आपकी कोर्ट से कन्विक्शन है, डिपेंड करता है वो किस किस्म की कन्विक्शन होती है, और वो यही देखेंगे कि आइदर आपकी कन्विक्शन स्पेंड हो गई है रेबिलिएशन एक्ट के अंडर के नहीं। अगर तो नॉर्मली इस तरह की कन्विक्शन 5 ईयर्स के बाद स्पेंड होती है, उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर आपको मेरा यही मशवरा है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे पहले जाके किसी अच्छे से वकील से जाके मिल लें, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताएं कि कन्विक्शन आपको किस डेट को हुई थी। वो फिर बताएंगे कि इधर आपकी कन्विक्शन स्पेंड हुई है कि नहीं हुई। और बिल्कुल जब आपका जो दूसरा सवाल है, बिल्कुल अगर तो आप अप्लाई करते हैं तो जो सर्टिफिकेट आता है उसके ऊपर मेंशन होता है कि इधर आपकी कोई कन्विक्शन है कि नहीं है। बहरहाल अगर आप किसी भी बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो मेरा यही मशवरा है कि बिल्कुल आपको हमेशा डिक्लेयर करना चाहिए कि आपकी कन्विक्शन है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं 2001 में आया था। ठीक है। 2001 में सालम किया था। उसके ठीक है। बाद फिर मेरी मुख्तलिफ दरखास्तें चलती रहीं और ठीक है। 2008 में लेगेसी में अप्लाई किया। ठीक है। 2 दफ़ा फोटोग्राफ भेजी हैं, ठीक है। तो MP के पास भी गया, ठीक है। 2 दफ़ा गया हूँ। 2 दफ़ा, अब आखिरी दफ़ा जब गया तो उन्होंने कहा कि 6 वीक में फैसला कर देंगे। ठीक 18 है। वीक गुजर गए, कोई भी अच्छा। फैसला नहीं हुआ। फिर ठीक है। दोबारा रिप्रेजेंटेशन बना के भेजी हुई है होम ऑफिस में MP ने। तो ठीक है। क्या इसका क्या ये रिफ्यूज तो नहीं कर देंगे कि MP के पास क्यों गए हो इस वजह से? ठीक है। या फिर ये है कि कोई इंडिविजुअल जो है सुना है उनके रिफ्यूज करते जा रहे हैं? ठीक है। ये किस हद तक और कितने % मेरा मेरा इम्कान है कि मेरा मसला हल हो जाएगा? मैं बहुत ठीक है। परेशान हूँ। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप लेगेसी के अंदर आते हैं और मुझे लगता है होम ऑफिस आपका लेगेसी के अंदर केस भी कंसीडर कर रहा है। मगर आपको मेरा ये मशवरा है कि अभी आप वेट करें। अगर तो MP ने लिखा है रिसेंटली तो आप जस्ट वेट करें होम ऑफिस के रिस्पांस का। अगर तो होम ऑफिस किसी बेसिस के ऊपर आपका लेगेसी के अंदर केस रिफ्यूज़ करेगा तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेगा कि अभी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है, और बताएगा किस बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ की है। उस मैटर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मगर मेरा भी आपको यही मशवरा है कि आप पेशेंटली वेट करें। तो डिपेंड करता है, अगर तो होम ऑफिस रिफ्यूज़ करेगा तो वो आपको बताएगा, और डिपेंड करता है वो किस बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ करते हैं। बहरहाल अगर अभी तो आपके केस के ऊपर डिसीजन नहीं हुआ तो आप पेशेंटली वेट करते रहें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। बिल्कुल पूछें। मेरा PSW खत्म हो रहा है अप्रैल में ठीक है। 2012 में। ठीक है। तो मैंने MSc के बेसिस के ऊपर अप्लाई किया था PSW। मैं ठीक है। दोबारा अगर स्टूडेंट जाऊं तो ठीक मेरे है। को मैं दोबारा MBA या MSc के अंदर एडमिशन ले सकता हूं, या तो फिर मेरे को MPhil या PhD करना पड़ेगा? प्लीज इसका जवाब ठीक दीजिए। है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल यूजुअली आपको उससे हाई लेवल के कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता है। जहाँ फिर एडमिशन मिल जाते हैं तो बिल्कुल उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। मेरा आपको यही मशवरा है कि जब नेक्स्ट ईयर आपका वीज़ा ख़त्म होने पे आए, उससे पहले जाके किसी अच्छे से वकील से मिलें, उनको अपने सरकमस्टांसेस बताएं, तो माइट भी वो आपको बताएंगे कि उस वक्त आपके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस बेसिस के ऊपर आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, किस कैटेगरी के अंदर भेज सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Basically, sir, I just want to ask you a question. I'm a British citizen, ओके। and I like to apply for my husband.
is my spouse for indefinitely. The problem we have at the moment is one question I need to ask you. I've got all the relevant documents, bank statement, all the evidence for him, but I haven't got the landlord won't, the tenancy agreement for the one I've lost is basically won't give me a duplicate. Okay. Anyway, thank you for your call. Majorly, of course, if you are providing Home Office with the rest of the evidence that throughout the last 2 years you and your husband was living together and your marriage and your relationship is still subsiding, then of course there won't be any problem. Office will not refuse his application only on this basis that he failed to submit tenancy agreement. Anyway, thank you for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरे 2 सवाल हैं। बिल्कुल पूछें। जी पहला सवाल मेरा ये है कि मैं यहाँ पे 2002 में आया था पाकिस्तान से लंदन में। ठीक है। तो जो मैंने केस किया था तो लेक्सी से मेरा केस चला गया था, तो उन्होंने तस्वीरें मेरे पास 2 दफ़ा मंगवा चुके हैं। 1 साल हो गया इस तस्वीरें दिए हुए भी। ठीक है। तो अभी तक मुझे कोई जवाब ना कोई उन्होंने बताया ना लेटर दिया अभी तक। उसका क्या हल कर सकते हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल होम ऑफिस आपको लेगेसी के अंदर कंसीडर कर रहा है। आपको मेरा यही मशवरा है कि आप होम ऑफिस को रिमाइंडर लिख के अपडेट ले सकते हैं। तो जब रिमाइंडर भेजते हैं फिर भी होम ऑफिस का अगर 4-6 वीक्स में कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर आप लोकल एमपी के पास जा सकते हैं और एमपी होम ऑफिस को लिखेगा आपके बिहाफ पे और अपडेट लेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। जी भाई, मेरा FLRM के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट टाइम इन्होंने रिफ्यूज़ किया। मैं हियरिंग पे गया, वहाँ से होम ऑफिस ने अपना डिसीजन विड्रॉ किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर रिफ्यूज़ किया और द रीज़न था 277। ठीक है। एज का। ठीक है। तो वो एज पे अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। मेरा लॉयर मुझसे कहता है कि यू कैन गो अलोन एंड अकेले जाके आप वहाँ जाके हियरिंग में चले जाओ। ठीक है। You don't need anything else. The only reason they refused me on both time was the 277. तो आप क्या रिकमेंड करोगे? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो अभी आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। जो इमिग्रेशन जज होगा वो सारे सरकमस्टांसेस कंसीडर करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है 21 ईयर्स मैरिज रूल के ऊपर वो भी कंसीडर करेगा। तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अगर तो आप बाकी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं आपकी अपील अलाउ हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मलिक जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, मैं मंजीत बोल रहा हूँ लंदन से। जी मैं 2005 में इस कंट्री में आया था। ठीक है। अपनी फैमिली के साथ। तो मेरी बेटी थी 5 साल की थी। ठीक है। तो मैं तकरीबन 6 साल से इस मुल्क में रह रहा हूँ। ठीक है। और अब एज ए सेल्फ एम्प्लॉई जो रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे, टैक्स पे कर रहा हूँ 4 साल से। ठीक है। मगर मेरा स्टेटस कुछ नहीं है। ठीक है। तो क्या मैं बच्चे के बिहाफ से या अपने बिहाफ पे कुछ केस फाइल कर सकता हूँ? ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चे की बेसिस के ऊपर, अपनी रेजिडेंसी की बेसिस के ऊपर। आपके लिए यही मशवरा कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपने सारे सर्कमस्टांसेस बताएं कि आप किस तरह आए थे, आपने ओवर से क्यों किया, बेटी यहाँ पे बाहर हुई या फिर आपके साथ आई थी, बेटी स्कूल जाती है कि नहीं जाती है। तो जो वकील होगा आपको डॉक्यूमेंट्स बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए यही मेरा मशवरा कि आप फ़ौरन से पहले किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे मालूम करना था, मैं Tier 1 वीज़े पर हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर मई में अप्लाई करूँगा इंडेफिनेट के लिए। ठीक है। मेरी वाइफ जो है वो तकरीबन 1.5 साल पहले रह कर गई थी। ठीक है। और अब वो दोबारा आई हैं। तो उनको ऑल टुगेदर 26 मंथ्स हो जाएंगे जब मैं अप्लाई करूँगा, लेकिन ब्रेक्स में होंगे। तो वो उनके लिए मसला तो नहीं होगा इंडेफिनेट मेरे साथ अप्लाई करने में? ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल ये प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि आपकी वाइफ
थ्रूली यूके में रेजिडेंट नहीं रही, तो बेहतर है कि जब आप अप्लाई करने लगें उससे पहले किसी अच्छे से वकील को अपने पेपर वर्क दिखा लें, तो वकील फिर आपको बता देगा कि कितने % आपकी वाइफ के चांसेस हैं कि उनको इंडेफिनेट मिले। या तो अल्टरनेटिव आपके पास दूसरे ऑप्शन ये भी है कि जब आप अपने सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें, आप वाइफ के स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। हम देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाए नाज़रीन, ये कॉल ड्रॉप हो रही है। हम बढ़ते हैं। यस। Hi, yeah, I'm just inquiring about my other half. Yes. He's applied for his legacy in September. And I just want to know that he hasn't received no response or anything till now. Last year, not this year, last year, September. Thank you for your call. Of course, if he applied under legacy last year, Home Office should issue the acknowledgement long time ago. But I don't know what he done, whether he sent any reminder to the Home Office or not, or what he is doing from last year. The better option for him, of course, to visit a good solicitor, of course, explain all the circumstances, and of course, then the solicitor will able to advise him what will be the better option. But of course, he can send the reminder to the Home Office to remind them, or he can visit local MP, and of course, MP will write to the Home Office for an update on his behalf. Anyway, thank you for your call. बढ़ते हैं नाजरीन हम अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं पूछना चाहता था कि मेरा एक कज़न है, पाकिस्तान से स्टूडेंट आया, तो पहले उसका कॉलेज फेक निकला था यहाँ। ठीक है। तो उसके बाद उसने नेक्स्ट कॉलेज में लिया, तो वो 3 साल का वहाँ उसको एक्सटेंशन भी होगी, उसका वीज़ा भी स्टैंड हो गया। ठीक है। तो अभी वो डर रहा है कि मैं पता नहीं, कह रहा है कि ये भी कॉलेज फेक ना हो जाए। तो अभी वो पाकिस्तान आ सकता है कि नहीं? ठीक है। आपकी कल का शुक्रिया। बिल्कुल लास्ट ईयर से होम ऑफिस आए दिन कॉलेजेस का लाइसेंस कैंसिल करते हैं, सस्पेंड करते हैं, रिवोक करते हैं, कॉलेजेस क्लोज होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर तो इनका कॉलेज अभी लिस्ट पे है तो बिल्कुल ये पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वकील साहब, मेरा बेटा 2003 में डिपेंडेंट वीजा पे आया था। ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है 8 साल से। ठीक है। और वो क्या इंडेफिनेट मिल सकता है? ठीक है। मेरी वाइफ को भी इंडेफिनेट नहीं मिला है। ठीक है। लेकिन वो क्या अप्लाई कर सकता है इंडेफिनेट के लिए? वो किस बेसिस के ऊपर आए थे? वो आपकी कॉल का शुक्रिया। डिपेंड करता है कि आपका जो बेटा है वो किस बेसिस के ऊपर आया था। अगर तो 8 इयर्स हो गए हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट के लिए, मगर उसमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपका बेटा किस कैटेगरी के अंदर आया था, किसके डिपेंडेंट के ऊपर आया था। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने पूछना था कि मुझे लेगेसी में इंडेफिनेट मिला है, तो मैंने 1 साल हो गया मिले हुए। मैंने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो वो मेरे 5 साल कब से काउंट होंगे? मैंने 2000 में असैलम किया था और मुझे 2011 में 2010 में मुझे मिला है अपना लेगेसी के तहत। तो वो मुझे मेरे 5 साल कब शुरू होंगे, और या कि मैं 1 साल के बाद अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जब तो कोई नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस यही देखता है कि उनकी 5 इयर्स की लीगल रेजिडेंसी है यूके में कि नहीं। तो आपका जो 5 इयर्स का पीरियड वो तब से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने होम ऑफिस में लेगेसी के अंदर एप्लीकेशन की थी। बहरहाल मेरा आपके लिए यही मशवरा है कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपने सारे सर्कमस्टांसेस बताएं और फिर वकील आपको एग्जैक्टली बता देगा कि इधर अभी आप अप्लाई करें या वेट करना चाहिए आपको। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो। जी फरमाइए। हेलो। यस। सलाम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे बच्चे इंडिया से। ठीक है। 8-9 महीने हो गए। ठीक है। मैं ऐसे ब्रिटिश सिटीजन हूँ। ठीक है। मैं बच्चों चाइल्ड बेनिफिट या टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ? ठीक है।
ले सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आप ब्रिटिश सिटीजन हैं तो बिल्कुल आप चाइल्ड बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मैं 2007 में यहाँ पर आया था। ठीक है। और अगले साल मुझे 5 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है। मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट तो क्लियर कर लिया है। क्या मुझे लैंग्वेज के लिए भी कोई करना पड़ेगा इंग्लिश प्रूव करने के लिए? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। डिपेंड करता है आप किस बेसिस के ऊपर 5 इयर्स पहले आए थे। अगर तो आप HSMP के अंदर आए थे या फिर वर्क परमिट के अंदर आए थे तो बिल्कुल अभी आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट कर दिया है तो कोई और आपको इंग्लिश टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट आपको सिर्फ लाइफ इन द यूके टेस्ट की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरे एक्चुअली सर एक सवाल है, लंबा सवाल है। सवाल ये सर कि मेरा नेक्स्ट ईयर जो है मेरा 10 इयर्स कंप्लीट होंगे। ठीक है। और पहले मैं PSW वीज़े पे था। जब मैंने अपना Tier 1 जनरल वीज़ा अप्लाई किया तो मेरी उसी वक्त शादी भी हुई थी। तो मैंने अपनी वाइफ के साथ जो है ना Tier 1 जनरल अप्लाई किया और वो मेरी डिपेंडेंट बनी। तो ऑफ कोर्स हमारा वीज़ा 2 इयर्स के लिए है। फिर उसके बाद 3 साल की एक्सटेंशन। मेरे 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही मेरे 10 साल हो जाएंगे। तो उस वक्त तक हम लोग 1.5 साल के लिए काइंड ऑफ मैरिड होंगे। तो क्या जब हम लोग दोबारा जब अभी भेजेंगे तो उनका मेरे साथ इंडेफिनिट लग के आएगा या उनका स्पाउस वीज़ा लगेगा अगर मेरा इंडेफिनिट लगता है? और उसके लिए मुझे क्या अभी कोर्सेज करने हैं, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर करना चाहता हूँ हर चीज़। तो आप उसके बारे में अगर गाइड कर दें तो प्लीज़। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपकी जो एक्सटेंशन आ रही है उससे पहले आपके 10 इयर्स की लॉन्ग रेजिडेंसी कंप्लीट हो जाती है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। क्योंकि आपकी वाइफ को इतना पीरियड नहीं हुआ, उनको सिर्फ 1.5 इयर्स हुए यहाँ पे। तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप अपने बेसिस पे अप्लाई करके वेट करें इंडेफिनेट आने का। जब इंडेफिनेट आ जाता है फिर वाइफ के स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करें। दूसरी ऑप्शन आपके लिए ये है कि जब आप खुद अपने लिए इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें और वाइफ का साथ स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दें। तो नॉर्मली जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको लाइफ इन दी यूके टेस्ट की क्वालिफिकेशन शो करानी पड़ेगी कि आपको यूके की लाइफ के बारे में मालूमात हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इक्वेलेंट लेवल की है। तो बाकी इसमें ये मेजरली होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि थ्रू आउट द लास्ट 10 इयर्स आपकी जो रेजिडेंसी यूनाइटेड किंगडम में है वो लीगल रही है। आपकी कल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था कि मेरे भाई हैं। ठीक है। वो स्टूडेंट वीजे पर है। ठीक है। अच्छा, और वो काम भी करते हैं लेकिन जब उनकी स्कूल कॉलेज हॉलीडेज होती हैं तो उसमें वो ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि वो अगर, क्योंकि वो शादी भी कर रहे हैं किसी लड़की से, ठीक है, तो क्या फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने काम ज्यादा किया है? ठीक है। आपकी आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह आपके भाई स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हैं तो नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं उनको 20 आवर्स अलाउ होता है काम करना। तो अगर तो आपके भाई काम ज़्यादा करते हैं तो बिल्कुल वो गलत करते रहे हैं, उन्होंने इमिग्रेशन कंडीशन ब्रीच की है। अगर तो होम ऑफिस को किसी बेसिस के ऊपर पता चल जाता है कि वो ज़्यादा काम करते रहे हैं तो बिल्कुल होम ऑफिस उनका जो वीज़ा है वो कर्टेल कर सकता है इस बेसिस के ऊपर कि उन्होंने इमिग्रेशन कंडीशन की ब्रीच की है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, मैं स्टॉकटन से बोल रहा हूँ। मेरे तकरीबन 16 महीने हो गए। ठीक है, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। जी फरमाइए। अफजल बात कर रहा हूँ, लेट से बात कर रहा हूँ मैं। जी
जी, मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ। ठीक है। हेलो। जी जी फरमाएं। जी, और मैं पूछना चाह रहा था कि मैं अगर यहाँ से किसी और मुल्क के लिए अप्लाई करता हूँ एज लाइक वर्क परमिट, तो क्या मुझे मिल सकता है वर्क परमिट के नहीं? ठीक है, आपकी कल का शुक्रिया। बिल्कुल आप किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आइदर उनका जो वर्क परमिट का क्राइटेरिया होगा वो मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अभी आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड है 6 मंथ्स का, तो आप बिल्कुल किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर ऑप्शन यही होती है कि आप उस मुल्क की एम्बेसी या कॉन्सुलेट को विज़िट करें और वो आपको एग्जैक्ट क्राइटेरिया बता देंगे कि वर्क परमिट का क्राइटेरिया क्या है। तो फिर आप देखें, अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे भाई ने लाइफ इन यूके टेस्ट दिया था 3 साल पहले। ठीक है। और वो लेकिन जो उस टेस्ट का पेपर है वो गुम गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसे दोबारा से वो टेस्ट देना पड़ेगा या वो जाके जिन सेंटर्स में टेस्ट दिया था उनसे पूछ सकता है, उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा कि उनके मतलब उसे दोबारा देना पड़ेगा या बस एक ही बार देने से वो हो जाता है काम? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके भाई के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि बिल्कुल जहाँ जिस सेंटर में उन्होंने किया था उधर जाके विज़िट करें, उनको बताएं कि उनका सर्टिफिकेट गुम गया है। तो देखें आइदर वो इनको रिवाइज सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं कि नहीं देते। और जहाँ तक आपके सवाल का कंसर्न है, तो बिल्कुल अगर तो इनको इंडेफिनिट उसी लाइफ इन द यूके टेस्ट की बेसिस पे मिला है तो बिल्कुल होम ऑफिस ने वो पहले रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो अगर तो कोई लाइफ इन द यूके टेस्ट वाले सर्टिफिकेट इशू करके नहीं देते तो आपका भाई अप्लाई कर सकता है, मेंशन कर सकता है होम ऑफिस को कि उन्होंने जब पहले अप्लाई किया था तो होम ऑफिस को ऑलरेडी सबमिट किया था। तो होम ऑफिस फिर उनसे अप टू डेट या नया सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो। जी फरमाइए। हेलो जी। मेरा नाम सैरिश है जी। और मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं यहाँ पे अपनी मामा के वीज़े पे आई हूँ। उनको इंडेफिनेट मिला था और फिर मैं यहाँ पे उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया पाकिस्तान से। ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे आए हुए 1 साल हो गया और अब मैं ना मेरी शादी हो रही है किसी में जिससे शादी हो रही है उसका वीज़ा नहीं पास है, लाइक उसका केस रिफ्यूज हुआ है। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछना था अगर मैं उससे शादी करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मेरा वीज़ा तो नहीं, मेरा इंडेफिनेट तो नहीं ख़राब होएगा? ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपको जब आपकी मदर ने स्पॉन्सर किया था आपको डायरेक्ट सेटलमेंट मिल गई थी तो बिल्कुल आप किसी से भी शादी कर सकती हैं, आपके वीज़े के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं हम अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाएं। हाय, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पीआर के लिए ड्यू हूँ नेक्स्ट ईयर सितंबर। ठीक है। और अभी रिसेंटली मुझे एक स्पीडिंग टिकट फाइन हुआ था। ठीक है। जिसमें मुझे 3 पॉइंट्स चढ़ गए हैं। ठीक है। सो एक कंफ्यूजन ये है कि आई डोंट नो ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है या सिविल ऑफेंस के अंदर आता है और क्या इससे कोई मेरी इमिग्रेशन पे कोई इफेक्ट होएगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये जो आपको पॉइंट मिले ना ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आते हैं ना ये सिविल ऑफेंस के अंदर आते हैं, ये एक ड्राइविंग ऑफेंस है। तो बिल्कुल अगर तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपसे ये ऑफेंस हुआ है, मगर इस बेसिस के ऊपर होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। मगर मेरा आपको यही मशवरा है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप इसको डिस्क्लोज़ करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहीं तक था आज का शो। आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल सकी हो तो बिल्कुल अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।